नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी पेपर 1 बीए 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए चैप्टर संख्या 2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 के बारे में चर्चा कर लिया और विस्तार से मैंने आपको उसमें समझाया था कि आखिरकार प्रदेश का अर्थ क्या है, प्रदेश की परिभाषा क्या होती है, प्रदेश की विशेषताएं और प्रदेश के प्रकार को हमने समझा था और एक कंक्लूजन के तौर पर एक जबरदस्त परिभाषा शुक्ला स्टडी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको दी थी। अब आगे हम बोले थे उस वीडियो में कि हम सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। ये दूसरा चैप्टर है बीए 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी का, यानी प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी जिसको कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या है बेटा, जब आप बीए तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में होते हैं, प्रादेशिक भूगोल आपको प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ना होता है। दूसरा पेपर आपका है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के उपयोग, तो उसका भी जल्दी आपके समक्ष आएगा। चैप्टर संख्या 2 में आप उनको पढ़ना है एवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा, हिंदी में बोलेंगे प्रादेशिक योजना का विकास और उद्देश्य। ठीक है, प्रादेशिक योजना कैसे, यानी एक योजना किस तरीके से, योजना प्लानिंग। ठीक है, या बोल सकते हैं इसको प्रादेशिक नियोजन कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दो कि ये 2026, 27, 28 सभी के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम प्रादेशीय योजना यानी कि जिसको रीजनल प्लानिंग बोलते हैं, प्रादेशिक नियोजन कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्रादेशिक योजना बोलो चाहे प्रादेशिक नियोजन बोलो, बात एक ही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बात वही चीजें है। मीनिंग ऑफ रीजनल प्लानिंग, ठीक है, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा। आप इस तरीके से, आप एक परिभाषा बड़ी जबरदस्त मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए, ताकि आप इसको समझ सके बहुत बड़े सरल शब्दों में। देखें, प्रादेशीय योजना या इसको आप बोल सकते हैं प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक योजना या प्रादेशीय नियोजन या प्रादेशिक योजना या प्रादेशिक, मतलब कि आप कह सकते हैं रीजनल प्लानिंग अंग्रेजी में। हिंदी में उसको कई शब्दों से संबोधित आप कर सकते हैं। तो प्रादेशिक योजना बोलो चाहे प्रादेशिक नियोजन बोलो, बात एक ही है। तो प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संसाधनों का न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। कि पर्यावरणीय संसाधन का उपयोग हम कैसे करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संसाधन जो होंगे, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, जहां पर हम इन चीजों का उपयोग एक सुनिश्चित करते हैं कि भाई इसका उपयोग ऐसे तर्कसंगत तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना है। या केवल बड़े शहरों या औद्योगिक केंद्रों के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी उतनी ही आवश्यक चीजें होती हैं कि हम भाई किसी भी चीज का कितना उपयोग करें या किस तरीके का उपयोग करें, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके, सतत विकास हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पर भी ध्यान रहे। यानी कि ऐसा दोहन करे संसाधनों का, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या फिर कोई भी संसाधन हो, भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संसाधन जो है उनका हम न्याय संगत यानी विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करें, ताकि हमको जितना जरूरत हो उतना हमको मिले और उससे अधिक नहीं। तो प्रादेशिक नियोजन बेसिकली यही आपको बताता है। जैसे आपका घर है, अब आप कोई 10 मंजिला का घर बनवा लो, किसी का 2 ही मंजिला का है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रादेशिक नियोजन यहां तक भी ध्यान देता है, जैसे आवास विकास आपने शहरों में नाम सुना होगा, वहां पर 3 मंजिला 4 मंजिले का एक मापदंड सेट कर दिया था कि भाई आप इससे ऊपर घर नहीं बनवा सकते। तो उसके बराबर एक सिस्टम, एक समानता दिखाई जाती है, ताकि आप यहां तक इसकी सीमा, एक लिमिटेशन बांध दी जाती है कि भाई आप इतना कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी इस तरीके से कि ऐसा नहीं कि आप जितना ऊपर चाहे तुम्हारा तिमाला चौमाला बनाओ तो चले जाए, ऐसा नहीं, उसके लिए अथॉरिटी चाहिए। तो प्रादेशिक नियोजन ऐसे ही केवल घर बनवाने के लिए नहीं, बल्कि वह सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन या उपयोग आपको कितने हद तक करना है, किस तरीके से करना है, इन सभी चीजों का एक मापदंड होता है। ठीक है, तो वो चीजें होती है, वही होता है प्रादेशिक नियोजन, एक प्लान तैयार करना ताकि आप कैसे कैसे एक उस प्रदेश में रह सकते हैं। प्रादेशिक योजना का उद्देश्य केवल विकास नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता लाने का एक प्रयास है, ताकि समाज समानता के दृष्टिकोण से आगे बढ़ सके, समाज समान रह सके, सभी लोग समानता आ सके सभी लोगों में, पूरे समाज में, और साथ ही साथ में वह एक प्रकार से क्या कर सके, वह एक प्रकार से पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहे। पर्यावरणीय स्थिरता बेसिकली इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का विकास जिस तरीके से हो रहा है, उस विकास से कहीं ना कहीं पे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।
पर्यावरण की क्षति हो रही है, पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, कमियां आ रही हैं। उन कमियों को एक प्रकार से देखते हुए प्रादेशिक योजना जरूरी है लाना। प्रादेशिक नियोजन के माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, एक ऐसा विकास जिसके माध्यम से आप अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति करते ही हैं, साथ ही साथ में आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए संसाधन बचे रह सके, ताकि वो भी उस संसाधनों का लुत्फ उठा सके। इसलिए एक प्रकार से हमको संसाधनों का विवेक संबद्ध तरीके से दोहन करना इसमें बताया जाता है। किसी भी संसाधन की बात हो वो प्रादेशिक नियोजन होता है। प्रादेशिक योजना या प्रादेशिक नियोजन के विकास की अगर बात की जाए तो अगला हेडिंग डालेंगे प्रादेशिक योजना का विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। प्राचीन काल में क्या, प्राचीन यानी एंशिएंट पीरियड में नगर नियोजन की बात करें या फिर किस समय किस तरीके से योजना होती थी, प्लान होते थे, वैसे मैं एंशिएंट इंडिया की बात तीसरे चैप्टर में करूंगा कि प्राचीन भारत में किस तरीके से पारिवारिक नियोजन, मतलब पारिवारिक नियोजन बोलता हूँ, प्रादेशिक नियोजन था। ठीक है, जैसे परिवार नियोजन होता है कि परिवार की जो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए होता है, ऐसे प्रादेशिक नियोजन होता है प्रदेश की स्थिरता को कायम करने के लिए होता है, ताकि प्रदेश जो है उसमें समानता हो, एकता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, सभी एक समान दिखें सबकी, ताकि अगली पीढ़ी के लिए भी चीजें बची रह सकी और एक पर्यावरण के अनुकूल चीजें रह सके। अब समझते हैं रीजनल प्लानिंग का एक प्रकार से क्या इसका विकास। हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है, प्रादेशिक योजना का विकास कैसे हो। तो प्राचीन काल में क्या क्या चीजें थी, प्राचीन काल में नगर नियोजन की अगर बात करें, नगर नियोजन कैसे होता था प्राचीन काल में, नगर कैसे होते थे। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर पहला पॉइंट, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन का अद्भुत उदाहरण मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ग्रिड पैटर्न पर बसी सड़कों का जाल, ग्रिड माने एकदम से सीधी सीधी सड़कें रहती हैं और नाली के ऊपर जो आप देखते हैं कि ढकी हुई नाली रहती है, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं पे एक जबरदस्त तरीके से दिखाती हैं। पक्के ईंटों के मकान, जल निकासी प्रणाली दिखाई देती है और सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती, समकोण पर सड़कें काटती हैं। नाली बनी होती सड़कों, जैसे आपका ये घर बना हुआ है, ठीक है, ये घर है, ये घर है, घर के पास नाली, सड़कों किनारे नाली है जो ढकी हुई बहती है दोनों तरफ से, यहाँ पर घर है, यहाँ पर घर है, इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई है। ठीक है, इस तरीके से बसी हुई सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सड़कों किनारे किनारे इस तरीके से बसी हुई है। और यहाँ पर नाली भी आप देख रहे हैं कि इधर ये रोड है जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक चौराहा होता है बीच में, इस तरीके से एक ऐसा सिस्टम जो होता है यही ग्रिड प्रणाली कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन जो है एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज के नगरीय नियोजन से कहीं आप काफी अच्छा, सड़कें सब कुछ एकदम से पक्का बना हुआ है, साथ ही साथ में सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर एकदम से अव्वल दर्जे की है, नंबर 1 दर्जे की है। सारी चीजें आप देखते हैं, पक्के ईंटों की नालियां हैं, पक्के ईंटों का जाल है, नालियां ढकी हुई हैं, ठीक है, स्नानागार है, सब कुछ आपको मिला। ये होता है नगर नियोजन, इस तरीके से बसा हुआ था प्राचीन काल में। जल प्रबंधन प्राचीन काल में कैसा था बेटा, जल कैसे प्रबंधित करते थे, देखें इसमें कुएं खुदवाए थे जल के लिए, स्नानागार होता था जहां पर तमाम लोग, स्विमिंग पूल टाइप का एक बड़ा स्विमिंग पूल जहां पर लोग नहाते थे जाकर के किसी भी मुद्दों पर लेकर के, ठीक है। और जलाशय, जलाशय मतलब कि जहां पर आशय माने घर और जल माने एक प्रकार से जल, जल का रहने का स्थान ही जलाशय कहलाता है, जहां पर बहुत सारे मात्रा में जल इकट्ठा रहते हैं उसी को जलाशय कहते हैं। वो तालाब भी हो सकता है, नदियां हो सकती हैं, कुआं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जलाशयों का निर्माण करना हुआ जिससे समाज में जल का कुशल प्रबंधन संभव हो सके, तो ये एक प्रकार से प्रादेशिक नियोजन में प्राचीन काल में होता था, जल के लिए लेकर के। अच्छा, कृषि को लेकर के क्या चीजें हो रही थी प्राचीन काल में, कृषि की अगर बात की जाए तो फसल चक्र और सिंचाई की योजनाओं का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है। यानी कि कृषि विकास में आप देखेंगे फसल चक्र, यानी कि चक्र माने कि जैसे एक साल में ये भाई एक साइकिल चलती है, जैसे आज गेहूं हमने बोया, जैसे आज क्या बोया जा रहा है, इस समय क्या बोया जा रहा है, इस समय ठंडी का महीना चल, मतलब कि आपका गर्मी का महीना, इस समय क्या बोया जा रहा है, इस समय धान की बुआई चल रही बरसात में, ठीक है, बरसात धान, धान के बाद में फिर क्या आएगा यहाँ पर बोने के लिए, ठंडी आएगी, गेहूं बोया जाएगा, ठीक है, तो गेहूं बोया जाएगा। फिर गेहूं के बाद में आप देखते हैं फिर आएगा, फिर मौसम आएगा, फिर यहाँ पर कुछ और बो देंगे, ठीक है, सरसों वगैरह कुछ भी आप बो देते हैं, फिर धान बोए, गन्ना बोएंगे, फिर धान बोएंगे, गेहूं, गन्ना, इस तरीके से फिर धान बोएंगे, फिर गेहूं आएगा, फिर गन्ना का मौसम आएगा। इस तरीके से एक साइकिल में एक साइकिल चलती रहती है एक फसल बोने की, इसी को बोलते हैं फसल चक्र। और सिंचाई की योजना, सिंचाई के लिए जो है तमाम प्रकार की व्यवस्था थी ताकि सिंचाई की जा सके, प्रारंभिक स्वरूप जो है सिंचाई का देखने को मिलता है। तो ये प्राचीन काल में नगर नियोजन की कुछ चीजें मैंने आपको बताई, इसका विकास प्राचीन काल में इस तरीके से था, ठीक है। अब दूसरा जो पीरियड आता है प्राचीन काल में इतिहास का, वो आता है मध्यकाल। मध्यकाल में कैसी व्यवस्था थी इसको भी जानने का प्रयास करते हैं।
मध्यकाल की अगर बात की जाए बेटा, मीडियम मतलब मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड में नगरों के विकास की अगर बात की जाए, देखिए नगरों का विकास जो इसमें था, मुगल काल में दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे नगरों का योजनाबद्ध विकास, योजना मतलब एक प्लान के तहत इन नगरों का विकास किया गया था। ये नगर बसाए गए थे राजा महाराजाओं के द्वारा, इसमें लोगों को ला करके बसाया गया था। इसका जो सिस्टम था पूरा एकदम से वैज्ञानिक विधि से सब कुछ किया गया था। तो मुगल काल के दौरान दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी जैसे नगरों का योजनाबद्ध तरीके से विकास हुआ। ठीक है। इसके अलावा सिंचाई की योजना अगर बात की जाए, मुगल काल में या मध्यकाल में आते आते फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरें बनवाई, जो उस समय की जल प्रबंधन नीति का एक हिस्सा थी। सिंचाई के साधन में फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण करवाया, कई सारी चीजों का निर्माण करवाया। ठीक है। और तीसरा जो आपका व्यवस्था हुई उसमें सांस्कृतिक योजना, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, मतलब कल्चरल एक प्लान होता है। देखिए जैसे मस्जिदों का निर्माण हुआ, किलों और बागों का निर्माण करवाना हुआ, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में आप देखते हैं मस्जिदों और किलों का और बागों का निर्माण जो है करवाया गया यहाँ के लोगों के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब इसको हम आगे समझने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे जो है लाइव क्लास में जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना, क्रैश कोर्स में पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त करनी है, हमसे डायरेक्टली जुड़ना है, कई सारे सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे चैप्टर वाइज। 9161936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बेटा। ये क्या है? मेरा व्हाट्सअप नंबर। इस पर आप एसएमएस कीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, ठीक है, और आपके सेमेस्टर में से फिफ्थ सेमेस्टर, तो फिफ्थ सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा करनी होगी। उस फीस पेमेंट के बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड करेंगे। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ऐसा नहीं। जो भी गूगल पे, फोन पे वगैरह चलाते होंगे वो कर देंगे पेमेंट, और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको फिर जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद में आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर आपको लाइव क्लास वाले लिंक जो होगी वो ग्रुप, जिस ग्रुप में जाता है उस ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है। जैसे वीडियो क्लास होगी तो उसकी वीडियो लेक्चर्स मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। ठीक है। और सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिवीजन यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी परीक्षा अगर एमसीक्यूज हो रही है, एमसीक्यू टाइप की पूरी व्यवस्था आपके लगभग में, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बिना मतलब के क्वेश्चन नहीं, जो आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, लिखित टाइप के क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसका मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा लिखित। और इन सभी के जो मॉडल पेपर रिवीजन क्लास आएंगे उन सभी के क्वेश्चन उसके साथ में होंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में आपको दिया जाएगा। सब कुछ आपके लिए पूरी विस्तार से डिटेल में जानकारी के साथ मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ये बात आ जाए कि आपके दो मेजर सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट का दो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, इन सभी की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर की तैयारी हो जाएगी। आपके पांचों सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए फीस में हो रही है। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर 9161936062 व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा। गुरु जी हमारा नाम ये है, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर नेम, हम 100 रुपए वाला कोर्स या फीस ज्वाइन करना चाहते हैं, 100 रुपए फीस वाला जो कोर्स है, और आपके लिए स्कैनर भेजेंगे तुरंत, और उसके बाद में आप उसे फीस पेमेंट कर देंगे, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा। वैसे समय आप 1-2 दिन बाद भेज सकते हैं, 1 दिन बाद या ठीक है, लेकिन आप जल्दी से जुड़े ताकि आपकी क्लासेस शुरू रही, आपको मिलती रही क्लासेस। तो आपके लिए व्यवस्था कर दिया गया बेटा, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिनको भी जुड़ना, वैसे सभी को जुड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप सीरीज खरीदोगे तो आपका लगभग 300-400 रुपए लग जाएंगे। अगर आप केवल 100 रुपए खर्च करते हो तो आपके लिए पूरी व्यवस्था मिलेगी। को करिकुलर की परीक्षाओं को लेकर के एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस है, जो कि बहुत ही हार्ड है आपकी बार। उसमें आपको रीजनिंग का चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपको कंप्यूटर से प्रश्न आएंगे, उन सभी को साल फार्म में, उन सभी का रिवीजन क्लास, जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं हर एक विश्वविद्यालय में, उन सभी को छांट करके इकट्ठा कर लिया गया है, पीडीएफ बना लिया गया है, वो सब आपको मिलते रहेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, शुक्ला की पॉइंट आपकी बार बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए। चलिए तो तुरंत जुड़ जाइए, एसएमएस कीजिए। ठीक है। ये हो गया आपका भैया मध्यकाल में। अब अगला आता है जो प्रादेशिक नियोजन है, औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल मतलब कोलोनियल पीरियड, यानी कि जब इंग्लैंड के लोग भारत पर शासन कर रहे थे, उस दौरान भारत की जो जो प्रादेशिक नियोजन की व्यवस्था थी वो कैसी थी, आपको आपको यही पूछा जा रहा है। ठीक है। और औपनिवेशिक काल यानी कि कोलोनियल पीरियड में किस तरीके से की व्यवस्था रही है। ठीक है। समझते हैं, हेडिंग डालेंगे औपनिवेशिक काल में मतलब कि भारत। सबसे पहली बात, औद्योगिक केंद्रों का विकास इसमें हुआ। ठीक है। तमाम सारे उद्योग आए, क्योंकि आप देखते हैं इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ था। तो चूंकि इंग्लैंड के लोग अलग अलग देशों में जाकर के अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करते थे, ठीक है, और वहां पर जाकर के फिर काम करते थे, वहां से कच्चा माल लेते थे और वहीं पर मशीनों में अपने बनाते थे, और उन्हीं लोगों को जहां से कच्चा माल खरीदते थे उन्हीं लोगों को महंगे दामों पर अपने पके हुए माल यानी कि बने हुए माल बेच देते थे, और इस तरीके से प्रॉफिट कमाते थे। तो पहला हेडिंग डालेंगे, औपनिवेशिक केंद्रों का विकास हुआ। ब्रिटिश काल में कलकत्ता शहर का बसाव।
बॉम्बे और मद्रास जैसे बंदरगाह शहरों का विकास हो। बंदरगाह माने कि बंदरगाह मतलब कि होता है एक ऐसा स्थान जहां पर बड़े बड़े पानी के जहाज आकर के रुकते हैं। और ये 3 शहर जो है बेटा, तो जैसे आप देखते हैं कलकत्ता, कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है, कलकत्ता की मतलब कलकत्ता की राजधानी क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता है। बंबई ऐसे महाराष्ट्र की राजधानी, ठीक है। ऐसे ही मद्रास, चेन्नई, ठीक है, मद्रास यानी चेन्नई। तो इस तरीके से ये मद्रास चेन्नई में जो है आपका बंदरगाह है, नदी किनारे है। ऐसे ही कलकत्ता, ऐसे ही बॉम्बे, ये सब ऐसे इलाके जहां पर बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब कि जहां पर पानी की बड़ी बड़ी जहाज आकर के रुकती हैं, ठीक है, जहां पर माल, यानी औद्योगिक दृष्टिकोण से ही आए थे ये लोग। तो उद्योग कब संभव हो पाता? सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है वो कौन सा होता है? जल परिवहन। और जहां पर जल परिवहन, जैसे बंबई वगैरह में जो चीजें आती हैं वो सस्ती होती हैं, लेकिन बंबई के बाद जब पूरे इंडिया में वही चीज भ्रमण होती है तो वो महंगी हो जाती है। क्योंकि जब देखिए खजूर वगैरह बंबई में सस्ती आपको मिलेगी, लेकिन वही उत्तर प्रदेश में आकर के खजूर महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि बंबई में खजूर कहाँ से आती है? सऊदी अरब वगैरह से, वहीं से आ जाती है। अब सऊदी अरब से चूंकि पानी के रास्ते से आ जाती है तो सस्ता पड़ता है परिवहन। लेकिन जब वही परिवहन फिर ट्रक में लगता है, वही चीजें ट्रक में या रेलगाड़ी में लग करके आता है तो उससे फिर महंगा हो जाता है। उसके चूंकि सर्विस चार्ज और तमाम चीजें चार्ज लग जाते हैं उसमें, तो महंगी हो जाती चीजें। लेकिन जब बंदरगाह पर आते हैं सामान तो सस्ते हो जाते हैं। और ऐसे में इंग्लैंड से जो बंदरगाह मतलब की जो जहाजें आती थी वो इन सभी बंदरगाहों पर रुकती थी, यहाँ से कच्चा माल होता था। तो ये सब चीज इसको व्यवस्थित किया गया। तो शहरों का विकास व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, औद्योगिक केंद्र के। तो ये एक प्रादेशिक नियोजन का एक अच्छा नमूना कॉलोनियल पीरियड में आपको दिखता है। रेलवे और परिवहन का विकास भी इन लोगों ने किया। रेलवे नेटवर्क की अगर बात की जाए बेटा, तो रेलवे नेटवर्क का निर्माण क्षेत्रीय योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, लेकिन यह केवल ब्रिटिश आर्थिक हितों पर केंद्रित था। लॉर्ड डलहौजी वगैरह जिन्होंने चालू किया इसको, उन लोगों ने बस केवल इसीलिए चालू किया, रेलवे का विकास क्यों किया? ताकि जो है जो माल जो है यहाँ से ना आ सके जल के माध्यम से, उसको जो है या फिर अलग अलग राज्यों में भेजने के लिए रेलवे का विकास हो भारत में, ताकि वह जो माल वहां से आता है वो तो भाई एक ही शहरों में पहुंच पाएगा, अलग अलग शहरों में भेजने के लिए उसके लिए जरूरत थी किसकी? रेलगाड़ी की। तो उसका विकास किया केवल ब्रिटिश हितों के लिए, ठीक है। ये भी एक प्रादेशिक नियोजन का उदाहरण है। ऐसे ही असमान विकास, देखिए औपनिवेशिक नीतियों के कारण से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से और औपनिवेशिक नीतियों के कारण से क्या क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता गया, ये एक सब विकास या प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत ही होता रहा, ठीक है। इस तरीके से हुआ। अब स्वतंत्रता के बाद में भारत में प्रादेशिक नियोजन कैसा रहा? पास्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता के बाद, देखिए स्वतंत्रता के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। और इन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा तमाम प्रकार की चीजें करती गई। हर पंचवर्षीय योजना में आप देखते तमाम प्रकार के एक उद्देश्य रखे जाते थे, लक्ष्य रखे जाते थे, और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 साल होते थे। उन 5 सालों में एक प्रकार से उन लक्ष्यों को सरकारें पूरा करती थी, ठीक है। और नहीं पूरा कर पाती तो उसका ब्यौरा मिलता था कि भाई कितना पूरा हुआ है, आगे की पंचवर्षीय योजनाओं में उनको पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से हर एक पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा जाता था। ये 5 साल के लिए वर्क करती थी, काम करती थी, ठीक है। 1951 से लागू योजनाओं में पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो ये भी प्रादेशिक नियोजन में पंचवर्षीय योजनाएं बड़ी फेमस है। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, किसी दिन चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला, क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। राज्यों के बीच सहयोग और संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना आधुनिक काल में करी गई, ताकि क्षेत्रीय परिषद होगी तो वह एक प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास कर सकेंगे। जो क्षेत्र पिछड़े होंगे वहां का विकास करने के लिए ऐसी परिषदों का निर्माण किया गया, ताकि हर एक क्षेत्रों तक सरकार की पहुंच बनी रह सके। तो ये भी प्रादेशिक नियोजन का एक जबरदस्त नमूना या उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष पैकेज ये है बेटा कि विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई इसमें, इसमें आधुनिक काल में उत्तर पूर्वी भारत और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई, जो कि एक प्रकार से उत्तर पूर्वी भारत यानी से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी के लिए एक इनको अलग छूट दी गई, ठीक है, इनको अलग छूट दी गई। साथ ही साथ में जो और भी चीजें थी, जैसे कि आदिवासी क्षेत्र जहां पर जनजाति लोग रहते हैं, उन लोगों की क्षेत्रों के विकास के लिए उनके लिए अलग टाइप की व्यवस्था की गई। यानी कि भारतीय सरकार के द्वारा एक विशेष योजनाबद्ध तरीके से इन रीजन को या इन इस प्रदेशों को विकास के लिए इनको योजना बनाई गई। ये सब योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया, यही प्रादेशिक नियोजन होता है। प्रादेशिक नियोजन में ये चीजें हुई, ये आधुनिक काल की चीजें मैंने आपको बताई। तो आपके विकास होगा कि इस तरीके से किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ प्राचीन काल में, मध्यकाल में, औपनिवेशिक काल में, और साथ ही साथ में आपका मैंने आपको बता दिया किस काल में बेटा, किस काल में हमने समझा आपका, यानी स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद। इस तरीके से ये विकास होता रहा। अब अगला जो टॉपिक हम लोगों का है, प्रादेशिक योजना का उद्देश्य क्या है।
इसको समझते बेटा। प्रादेशिक योजना का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग या फिर एम ऑफ रीजनल प्लानिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी चाहे अंग्रेजी में, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस लिख रहे हो आंसर, तो आप अगर कॉपी अगर आपकी चेक होती है तो आप हिंदी और अंग्रेजी साथ में लिखेंगे तो आपका बेटर रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात है क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त करना। कई बार क्या होता है बेटा कि कुछ क्षेत्र बहुत तेजी से विकास कर लेते हैं और कुछ क्षेत्र बहुत पीछे रह जाते हैं विकास के मामले में, ठीक है, जबकि अन्य क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। प्रादेशिक योजना का उद्देश्य इस असमानता को दूर करना है। प्रादेशिक योजना मतलब कि प्रादेशिक नियोजन क्या करता है, जो क्षेत्र बहुत आगे हो चुके हैं उनको एक प्रकार से उनका विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जो पीछे रह गए हैं उनका विकास भी तेजी से करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, ताकि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनका विकास भी हो सके, उनका भी तीव्र गति से विकास करके जो आगे हुए क्षेत्र है गड़े हुए उनके बराबर लाया जा सके, ठीक है। इसी संदर्भ में आप देखते हैं आरक्षण की व्यवस्था वगैरह जो हुई है सब प्रादेशिक नियोजन में, वो प्रादेशिक नियोजन में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो एक चीज है कि भाई जो पिछड़े हुए व्यक्ति थे, लोग थे, जिनके पास उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनको बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वो एक समय आए कि वो बराबर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से चीजें हुई। तो कई बार क्या होता है कुछ बहुत क्षेत्र आगे से बहुत सारे क्षेत्र आगे बढ़ जाते हैं, उनको मतलब कि ताकि कुछ क्षेत्र पीछे हो जाते हैं, कुछ क्षेत्र आगे बढ़ जाते हैं, तो उनको बराबर करने के लिए ये योजना बनाई जाती है। तो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए योजना बनाई जाती है, ये इसका उद्देश्य है, पहला उद्देश्य, ठीक है। दूसरा उद्देश्य लिखेंगे संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी जो संसाधन रिसोर्स है उनका इष्टतम उपयोग, इष्टतम माने ठीक ठाक उपयोग करें ताकि जो है भविष्य की पीढ़ी के लिए बचा रहे, भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे, ताकि संसाधन का लुप्त सभी उठा सके, कोई एक व्यक्ति के हाथों में संसाधन केंद्रित ना हो जाए, संसाधन विकेंद्रित रहे, यानी कि सभी के हाथों में रहे, सबको कुछ मिले, सबको बराबर बराबर मिले, ताकि आने वाली पीढ़ी भी कुछ हम यूज कर सके, ठीक है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और मानव संसाधनों का ऐसा नियोजन करना कि उनका दीर्घकालीन और न्याय संगत उपयोग हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लुत्फ उठा सके, बिना मतलब के या बिना नियम कायदे से उसका उपयोग ना कर सके कोई, ठीक है, एक व्यवस्थित तरीके से उपयोग किया जा सके। तीसरा उद्देश्य है प्रादेशिक नियोजन का रोजगार के अवसर पैदा करना, रोजगार के अवसर पैदा करना ताकि जो है लोग आगे बढ़ सके। प्रादेशिक योजना यानी प्रादेशिक नियोजन में ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और सेवा क्षेत्रों को विकसित कर योजना करके रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो है गांव के क्षेत्र आगे हो सके, जैसे मनरेगा का कार्यक्रम हुआ, ऐसे तमाम प्रकार के कार्यक्रम चला करके लोगों को रोजगार दिया जाता ताकि वो रोजगार करके कुछ पैसे कमाएं और आगे बढ़ सके, ठीक है। इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसका उद्देश्य है, किसका, प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है, ठीक है। प्रादेशिक योजना या प्रादेशिक नियोजन कुछ भी आप बोलो, बात एक ही है। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य ये है। अगला उद्देश्य है प्रादेशिक नियोजन का पर्यावरणीय संरक्षण करना, ठीक है। विकास के साथ साथ क्या होता है, जब भी विकास तीव्र गति से होता है तो विकास होने के साथ साथ क्या होता है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और यह नुकसान जो होता है विकास की वजह से होता है। विकास कोई लड़का नहीं, डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूं। डेवलपमेंट करने से क्या होता है, डेवलपमेंट से क्या होता है, पर्यावरण की क्षति होती है। तो ऐसा विकास करे जिससे पर्यावरण की क्षति ना हो, पर्यावरण को कोई नुकसान उससे ना पहुंचे, पर्यावरण अच्छे तरीके से उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसकी क्वालिटी वैसे रहे। तो विकास आप करो लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रख करके विकास करो, पर्यावरण की गुणवत्ता या क्वालिटी में कमी ना आए ऐसा विकास करो, ठीक है। तो वही होता है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना, बचाए रखना। विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक होता है। प्रादेशिक योजना टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास कहते हैं, ठीक है। संपोषित विकास कहते हैं, यानी ऐसा विकास जिससे पर्यावरण भी ठीक ठाक रहे और हमारा काम भी हो जाए, सांपों मर जाए लठियों ना टूटे जिसको कहते हैं, तो इसको प्रोत्साहित करती है। तो ये पर्यावरणीय संरक्षण को भी एक प्रकार से इसका उद्देश्य है। प्रादेशिक नियोजन पर्यावरणीय संरक्षण को भी ध्यान में रखता है विकास के दौरान। इसके अलावा पांचवा उद्देश्य यह है कि सामाजिक न्याय और समानता। प्रादेशिक योजना समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है, ताकि सभी वर्ग बढ़ सके, सभी वर्ग आगे बढ़ सके, सभी वर्ग बराबर की दर्जा में आ सके। तो प्रादेशिक नियोजन जो होता है इसका उद्देश्य क्या है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। इस तरीके से आपने प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य को समझा। अब अगला टॉपिक, अगला जो आपका पॉइंट है वो है प्रादेशिक योजना की विशेषताएं या प्रादेशिक नियोजन की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ रीजनल प्लानिंग। क्या फीचर्स है बेटा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला फीचर्स है बहुआयामी दृष्टिकोण, ठीक है।
क्योंकि आप देखते हैं प्रादेशिक नियोजन ना केवल किसी एक क्षेत्र में बंद करके काम करता है, बल्कि प्रादेशिक नियोजन जो होता है ये आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास को भी ये ध्यान में रख करके आगे बढ़ता है। यानी संस्कृति का भी विकास और सामाजिक विकास और आर्थिक विकास, इन सभी का विकास जो होता है प्रादेशिक नियोजन में होता है। तो पहला विशेषता क्या है प्रादेशिक नियोजन की? इसमें ना केवल आर्थिक विकास होता है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर भी ये जोर देता है। दूसरी दूसरी विशेषता ये है दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है एक। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन जो होता है बेटा, इसका उद्देश्य तत्कालिक लाभ करना नहीं होता है, बल्कि अस्थायी और संतुलित विकास करना होता है, और एक दीर्घकालीन विकास जो एक लंबे समय के लिए टिकाऊ विकास की बात करता है। ठीक है, एक विशेषता। तीसरी विशेषता आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरी विशेषता ये बेटा कि क्षेत्रीय दृष्टिकोण इसका। देखिए, हर क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके एक प्लान बनाता है ये। ठीक है, यानी प्रादेशिक नियोजन की अगली विशेषता क्या है? ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है कि इस क्षेत्र के लिए कैसा प्लान बनाना है, वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि भाई इस क्षेत्र में ये चीजें कमी है, इस क्षेत्र में ये कमियां हैं, तो हर एक क्षेत्र के लिए कैसे कानून बनाना है, कैसे उस क्षेत्र का विकास करना है, इसके लिए एक प्लान सेट करता है। ये विशेषता इसकी है। तो ये सब विशेषताएं इसकी मैंने आपको बताई। अगला पॉइंट आपके लिए है भारत में प्रादेशिक योजना यानी रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। भारत में जो रीजनल प्लानिंग आपको देखने को मिलती है बेटा, वो कई मुद्दों में देखने को मिलती है। भारत में जो प्लान किया गया वो आजादी के बाद से आप देखते हैं जो शुरू हुआ प्लान, वो प्लान शुरू हुआ आजादी के बाद से बेटा। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कि पंचवर्षीय योजनाएं प्रत्येक 5 साल पर आती गई, और उनके द्वारा समाज में जिन जिन मुद्दों पर हमको विकास करना था, जो मुद्दे पिछड़े हुए थे, उनको लेकर के विकास के मापदंडों पर आगे बढ़ा गया, उन पर काम किया गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना हर 5 साल पे आती थी। दूसरी बात है पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम किया गया, जनजातीय इलाकों के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए, ठीक है, के लिए विशेष प्रावधान किया गया ताकि वो क्षेत्र आगे बढ़ सके, उनके लिए अलग से स्पेशल चीजों की व्यवस्था की गई। और तीसरी बात हम लोगों ने क्या किया, क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका निभाई। क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका क्या है कि क्षेत्रीय परिषदों ने क्या किया, अपने क्षेत्र की समस्याएं थी उन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा, सरकार ने उन समस्याओं के समाधान के लिए तमाम प्रकार की प्लान बनाए, तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई, जिनके माध्यम से चीजें क्लियर हुई और समस्याएं खत्म हुई। ये सब चीजें आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। मेरे हिसाब से प्रादेशिक नियोजन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो प्रदेश आपने चैप्टर संख्या 1 में प्रदेश पढ़ा, आपने दूसरे चैप्टर में प्रादेशिक नियोजन के बारे में पढ़ा या प्रादेशिक योजना के बारे में पढ़ा, विस्तार से पढ़ा। अब निष्कर्ष तौर पर आप यह कह सकते हैं, ठीक है, निष्कर्ष तौर पर कि प्रादेशिक योजना केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह सामाजिक समरसता, आर्थिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन प्राप्त करने का एक मार्ग होता है। ये एक जबरदस्त तरीके से शुक्ला एडी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं कि प्रादेशिक योजना केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक समरसता, आर्थिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन प्राप्त करने का एक क्या है, एक मार्ग होता है। क्लियर, क्लियर हो बाबू, ये आपका बिल्कुल क्लियर। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया है। अब आपको जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। इस नंबर पर आप एसएमएस कर दीजिएगा 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर एसएमएस कर दीजिएगा। पीडीएफ या कोर्स में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, आपके पास स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स सबको आप सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे, सभी चैप्टर के मिलेंगे। 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, माइनर नहीं होगा, 2 केवल मेजर होंगे, 2 के मेजर के आपके 4 पेपर हो जाएंगे, दोनों के मिलाकर के, और एक आपको को करिकुलर यानी 5 पेपर आपको मिलाकर के होंगे आपकी बात, और उन 5 की तैयारी आपको शुक्ला पॉइंट के माध्यम से मिल जाएगी। कहीं पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपका ऐसे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, ऐसे ही आपका राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और एमजी प्यारे बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी राजा, और आपका क्या नाम है ये जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा हो गया, सारे विश्वविद्यालयों की तैयारी आपकी हो जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है।
अब इसके बाद में अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से प्रादेशिक नियोजन एंशिएंट इंडिया में हुआ, उसको लेकर के क्वेश्चन आपसे पहले यूनिट में है क्या कि जो है प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया, प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया। तो 3 चैप्टर आपको यूनिट नंबर 1 में थे, पहला हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा हमने आज डिस्कस कर लिया और तीसरा चैप्टर जो होगा इसके बाद में आएगा, यानी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन एंशिएंट इंडिया। इस तरीके से यूनिट नंबर 1 आपका समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरी क्लास आएगी यूनिट नंबर 2 की, ठीक है, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कितने प्रकार की रीजनिंग प्लानिंग होती है, फिर उसका फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग रीजन्स। तो यानी कि आपका क्या होता है टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग, 3-4 प्रकार, जो फॉर्मल प्लानिंग होती है, फंक्शनल और वो। तो यूनिट नंबर 2 जो होगा एक ही वीडियो के माध्यम से हम समाप्त कर देंगे, तो उसको लेकर के आप तैयार रहिएगा। अगला चैप्टर आपका तीसरे चैप्टर का आएगा जिसमें हम लोग एंशिएंट इंडिया में किस तरीके से जो है प्लान किया गया, ठीक है, प्रादेशिक नियोजन किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग तुरंत जुड़ जाइए मेरे साथ, इस नंबर पर एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा और बोलिएगा कि हमको कोर्स में ज्वाइन होना है गुरुजी, ठीक है। धन्यवाद।